दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर ताजा रिलीज हुई वेब सीरीज मटका किंग को। और ये सीरीज अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। इसको IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग्स मिली है। बाकी दोस्तों मैंने हाल ही में चिड़िया वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन किया था और उस वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खैर चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मटका किंग वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की स्टार्टिंग सन 1975 की इमरजेंसी से होती है। देश का माहौल पूरी तरह से टेंशन वाला था। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी सीन जाता है एक एम्बुलेंस पर। अंदर एक आदमी खून से लथपथ क्रिटिकल हालत में पड़ा था। पास खड़े दो गार्ड्स बहस कर रहे थे। एक कहता है कि यह नहीं बचने वाला, जबकि दूसरा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि यह मौत को हरा के टक से लौटेगा। अब ये आदमी कौन था, इसके साथ क्या हुआ था और आखिर इसने ऐसा क्या कांड किया कि इस हालत में पड़ा है, ये सब जानने के लिए हमारी कहानी जाती है 11 साल पीछे। यहाँ हमें बॉम्बे की लक्ष्मी पोद्दार चोल दिखाई जाती है, जहाँ ब्रिज भाटी अपनी वाइफ बरखा और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ एक सिंपल लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था। पैसों की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी फैमिली चला रहा था। दूसरी तरफ हमें एक टेक्सटाइल मिल दिखाई जाती है, जहाँ कपास से कपड़े बनते हैं। इस मिल का मालिक है लालजी सेठ, जो कि अपने एरिया का किंग माना जाता था, लेकिन उसका असली काम था सट्टेबाजी, जो कि ताश के पत्तों पर चलती थी। लोग इसमें अपना नंबर चुनते थे, लेकिन असल में पूरा गेम पहले से सेट होता था। जीत हमेशा लालजी सेठ की ही होती थी और इस पूरे सिस्टम को संभालता था ब्रिज भाटी, जो उनका सबसे ट्रस्टेड मैनेजर था। पत्ते खोलने से लेकर रिजल्ट अनाउंस करने तक सब कुछ वही करता था। एक दिन एक औरत 50 रुपए का सट्टा हारकर रोने लगती है। ब्रिज तरस खाकर उसे अपने पास से पैसे लौटा देता है और आगे से सट्टा खेलने से मना करता है। इससे साफ पता चलता है कि वो अंदर से बहुत ईमानदार है, लेकिन किसी मजबूरी में यह सब कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गुलरुख पर, जो एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पति रुसी सेठ की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी। जब वो उसी की बरसी पर अपने ससुराल जाती है तो वहाँ उसका कोई वेलकम नहीं होता। ससुराल वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे साफ साफ वहाँ से बाहर जाने को कह दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रिज को देखते हैं। उसका नेचर बहुत अच्छा था, इसलिए वह काम करने वाले मजदूर उसे बहुत मानते थे। इन्हीं में से एक मजदूर था दगड़ू, जो ब्रिज के बहुत क्लोज था और उसे प्यार से सेठ कहकर बुलाता था। फिर कहानी ब्रिज के भाई लक्ष्मण पर आती है, जो सट्टा खेलते खेलते बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसने जीनू मास्टर से 5000 रुपए उधार लिए थे और अब वो उन्हें वापस नहीं कर पा रहा था। तभी जीनू के गुंडे उसे पकड़ने आ जाते हैं। लक्ष्मण डर कर भागते हुए सीधा घर पहुंचता है, जहां ब्रिज और बरखा पहले से मौजूद थे। गुंडे घर में घुस जाते हैं और डराने के लिए उसकी उंगली काटने वाले होते हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि पैसे नहीं तो कम से कम ब्याज तो दे दे। यह देखकर ब्रिज घबरा जाता है और भाई को बचाने के लिए 5 की जगह 10,000 देने का वादा करके 10 दिन की मोहलत मांगता है। 10,000 का नाम सुनते ही जीनू के गुंडों के मुंह में पानी आ जाता है और वो मान जाते हैं। वो लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर 10 दिन में पैसे नहीं मिले तो वो किसी भी तरीके से वसूल लेंगे। ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। अब ब्रिज पूरी तरह टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसे 8 दिन में 10,000 का इंतजाम करना था, जो उस टाइम पर बड़ी रकम थी। वो लालजी सेठ से मदद मांगता है, लेकिन लालजी साफ मना कर देता है और उल्टा उसे बहुत बुरा भला सुनाता है। ब्रिज टेंशन में था कि इतने पैसे कहां से लाए। इसी बीच सीन गुलरुख पर आता है, जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी। इसके बाद हमें हॉर्स रेस का मैदान दिखाया जाता है। वहां उस टाइम का फेमस हॉर्स रेस बेटिंग यानी घोड़ों पर सट्टा चल रहा था। लोग अलग अलग घोड़ों पर पैसा लगाते थे और जो घोड़ा रेस जीतता उसी पर बेट लगाने वाले को बड़ा अमाउंट मिलता था। यह बेट केवल अमीर लोग ही लगाते थे और इन्हीं के बीच लालजी सेठ भी अपने घोड़े पर पैसा लगाए बैठा था। इसी दौरान ब्रिज वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पैसों की टेंशन घूम रही थी। वो सबके सामने लालजी सेठ से अकेले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लालजी इग्नोर कर देता है। मजबूरी में ब्रिज को सबके सामने पैसों की बात करनी पड़ती है। इस बात पर लालजी सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने ब्रिज की बेइज्जती करता है कि साले जगह तो देख ले, पहले आ गया मुंह उठा के पैसे मांगने। औकात है क्या तेरी 10,000 की? साले कभी 10,000 एक साथ देखे भी है क्या तूने भिखारी कहीं के? ब्रिज को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि जितना ऊंचा तू उड़ रहा है वहीं से नीचे जमीन पे ला पटकूंगा तुझे। अब गार्ड्स को बुलाकर धक्के मारकर उसे बाहर फिकवा दिया जाता है। धक्का लगने से ब्रिज को काफी चोट आ गई थी और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बाहर जाकर उदास बैठ गया और रोने लगा। उसी वक्त गुलरुख वहां पहुंच जाती है, जो कि रेस देखने आई थी। उसकी नजर ब्रिज पर पड़ती है। गुलरुख दिल की बहुत अच्छी थी। वो पर्स से रुमाल देती है ताकि ब्रिज अपने घाव से निकलता खून रोक सके। ब्रिज अपनी प्रॉब्लम छुपा जाता है, लेकिन जाते जाते बस इतना कहता है कि 1 नंबर के घोड़े पर बेट लगाना। ये गेम अमीरों का है, लेकिन सही दाव हम
जैसे लोग ही समझते हैं। गुलरुख वैसे तो बेट लगाने नहीं आई थी, लेकिन उसके कहने पर वो नंबर 1 घोड़े पर पैसा लगा देती है। हैरानी तो तब होती है जब वही घोड़ा रेस जीत जाता है। ये देखकर गुलरुख पूरी तरह शौक रह जाती है कि ब्रिज ने इतना सटीक अंदाजा लगाया तो लगाया कैसे। दूसरी तरफ ब्रिज मिल के बाहर उदास बैठा था, तभी दगड़ू उसके पास आकर पूछता है कि सेठ इतने परेशान क्यों हो। ब्रिज गुस्से और दर्द में कहता है कि आम आदमी हर दिन इस उम्मीद में उठता है कि उसकी किस्मत बदलेगी, लेकिन यह अमीर लोग उसे कभी ऊपर आने ही नहीं देते। मेरा मन करता है कि लालजी सेठ की पूरी दुनिया ही जला दूं। इस पर दगड़ू हंसते हुए कहता है कि सेठ, उसमें मुझे भी शामिल कर लेना। इस हल्के फुल्के मजाक के बाद ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत घर जाकर बरखा से बात करता है। वो उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे गहने उधार मिल सकते हैं। बरखा उस पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो अपने सारे गहने उसे दे देती है। अब ब्रिज फैक्ट्री के बाहर अपना खुद का सट्टा स्टार्ट करता है, ईमानदारी का सट्टा, जहाँ 1 के 2 गुना पैसे मिलते थे। शुरुआत में जब लोग नहीं आते तो वो अपना ऑफर बढ़ाकर 1 का 9 गुना कर देता है। वो लोगों को भरोसा दिलाता है कि यहाँ कोई चीटिंग नहीं होगी और पत्ते सबके सामने ही खुलेंगे। अब धीरे धीरे वहां लोग आने लगते हैं। ब्रिज सबके सामने सच्चाई खोल देता है कि कैसे हर जगह लोगों को धोखा दिया जाता है, क्योंकि वो खुद वही करते आया था। वो उन्हें खुद पत्ते खोलने का मौका देता है, जिससे वो उनका भरोसा जीत लेता है। मजदूर छोटे छोटे पैसे लगाते थे, जैसे 5 या 10 पैसे, लेकिन जब उनका नंबर निकलता था तो उनकी खुशी देखने लायक होती थी। इसी के साथ ब्रिज का सट्टा थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगता है। वो एक स्मार्ट चाल चलता है कि अपने सट्टे में कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखता, जिससे आम लोग भी आसानी से खेल सकें। चोल में एक अलग ही सीन था, जहां औरतें भी मटके वाला सट्टा खेलती थीं, क्योंकि उस टाइम ये गेम काफी पॉपुलर था। सब औरतें मिलकर अपनी अपनी पर्ची एक मटके में डालती थीं और जिसका नाम निकलता वही विनर होता था। लेकिन यहाँ भी खेल ईमानदार नहीं था, क्योंकि हर बार एक ही औरत जीतती थी और बरखा का नाम कभी नहीं निकलता था। इससे वो अंदर ही अंदर काफी मायूस रहने लगी थी। एक दिन ब्रिज वहां पहुंचता है और जैसे ही वही औरत फिर से जीतती है तो बाकी सब उसकी खुशी में तालियां बजाने लगती हैं। ब्रिज चुपचाप मटका उठाकर घर ले आता है और अंदर जाकर सारी पर्चियां चेक करता है। वो यह देखकर शौक रह जाता है, क्योंकि हर पर्ची पर सिर्फ उसी एक औरत का नाम लिखा था। मतलब साफ था कि यहाँ भी गेम ईमानदारी से नहीं बल्कि पूरी सेटिंग बाजी से खेला जा रहा था। अगले दिन ब्रिज मिल में मजदूरों के सामने पूरी सच्चाई खोल देता है। वो समझाता है कि कैसे हर जगह सेटिंग होती है और उनका नंबर जानबूझकर निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो खुद सालों से ये गेम अंदर से देखता आया था। ये सुनकर मजदूर शौक हो जाते हैं। ब्रिज का मकसद सबका भरोसा जीतना था, ताकि लोग समझे कि उसका सट्टा सच में ईमानदारी का है और वो उसके गेम में खेलना स्टार्ट कर दें। आखिर में ब्रिज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि यह सट्टा आपका है और किस्मत भी आपकी है। आज के बाद पत्ते भी आप खोलोगे और अपना नंबर भी आप खुद चुनोगे। जीत हार पूरी तरह आपकी होगी। ये मेरा सट्टा नहीं बल्कि ईमानदारी का सट्टा है। ये सुनकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि पहली बार उन्हें खुद अपना नंबर चुनने का मौका मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ लालजी सेठ के सट्टे में कम से कम 1 रुपए की बेट लगानी पड़ती थी, जो मजदूरों के लिए बहुत बड़ी रकम थी और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। ब्रिज ने अपने सट्टे की लिमिट हटा दी थी। अब उसके गेम में 2 पैसे से लेकर कितने भी रुपए तक लगाए जा सकते थे। ब्रिज के इस ईमानदारी वाले सट्टे की चर्चा हर तरफ होने लगी। ये देखकर लालजी सेठ अपने आदमी साहबा को वहां भेजता है। साहबा आते ही एक बड़ा दांव खेलता है। वो पूरे 300 रुपये दुक्की पंजी पर लगा देता है, जो उस टाइम पर काफी बड़ी रकम थी। भीड़ के सामने ब्रिज उसे मना नहीं करता, क्योंकि उसे अपना गेम फेयर दिखाना था। वो सट्टा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ किस्मत पलट जाती है। जब पत्ते खुलते हैं तो साभा का नंबर नहीं आता और पहली बार ब्रिज जीत जाता है। इस चाल से ब्रिज सबकी नजर में पूरी तरह से ईमानदार बन गया, क्योंकि पत्ते खुद साभा ने खोले थे। किसी को भी चीटिंग का शक नहीं होता। लोगों को यकीन हो जाता है कि यहाँ गेम सच में फेयर है और ब्रिज भाटी का नाम तेजी से फैलने लगता है। अगले दिन ब्रिज अपने गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वो जोड़ी सिस्टम स्टार्ट करता है, मतलब ओपन में अगर 5 आया तो 9 गुना मिलेगा और अगर क्लोज में 4 आया तो भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। यानी अब जीतने के चांस बढ़ गए थे। इस नए सिस्टम के बाद तो मजदूरों में पूरा शोर मच जाता है। उनका ट्रस्ट ब्रिज पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा मजदूर आकर उसके सट्टे में पैसा लगाने लगते हैं और ब्रिज का गेम तेजी से पॉपुलर होने लगता है। साबा लालजी सेठ को खबर देता है कि ब्रिज का धंधा अच्छा चलने लगा है। ये सुनकर लालजी एक प्लान बनाता है और साबा को 1200 रुपए देकर भेजता है, ताकि वो ब्रिज के सट्टे में ओपन और क्लोज दोनों पर बड़ा दांव लगाए। लालजी का प्लान बिल्कुल साफ था कि अगर दांव जीत गया तो ब्रिज कंगाल हो जाएगा और उसका सारा पैसा लालजी के पास आ जाएगा। ब्रिज ने अभी नया नया स्टार्ट किया था और उसके पास मजदूर ही खेलते थे जो 2-3 पैसे लगाते थे। उसने मुश्किल से कुछ 100 रुपए ही कमाए थे। दूसरी तरफ लालजी के लिए 1200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब साबा ब्रिज के पास आकर एक चाल चलता है। वो हर एक नंबर पर 100 रुपए लगा देता है, यानी कुल 12 पत्तों पर 1200 रुपए।
इसका मतलब साफ था कि जीत उसी की होनी थी। ब्रिज को भी पता था कि यहाँ हार उसी की होगी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता। उसका काम सिर्फ एक ही था, लोगों का भरोसा जीतना। साभा जीत जाता है और ब्रिज को अपनी सारी कमाई उसे देनी पड़ती है, जो मिलाकर करीब 10,000 रुपये थी। उधर उसे जीनू मास्टर को भी आज ही पैसे देने थे, क्योंकि 8 दिन पूरे हो चुके थे। ब्रिज अंदर से पूरी तरह टूट गया और बहुत अपसेट था, लेकिन इस हार के बाद भी एक चीज साफ हो गई कि ब्रिज की ईमानदारी पर अब किसी को शक नहीं रहा। लोग उसे और भी ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे कि यह आदमी सच में फेयर गेम खेलता है, चाहे उसका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ब्रिज को आज जीनू मास्टर को पैसे लौटाने थे, इसलिए वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास पहुंचता है। डब्बा खोलते ही जीनू को पता चल जाता है कि अंदर पैसे नहीं हैं और वो भड़क जाता है। ब्रिज उसे शांत करते हुए समझाता है कि मार्केट में उसके सट्टे की काफी चर्चा है और लोग उसे जानने लगे हैं, बस अभी पैसों की थोड़ी कमी है। वो भरोसा दिलाता है कि आगे चलकर उसका गेम बहुत बड़ा हो जाएगा और वो सारे पैसे चुका देगा। इसके साथ ही वो जीनू से और उधार मांग लेता है और वादा करता है कि वो उसे डबल प्रॉफिट देगा। जीनू को अब ब्रिज की काबिलियत पर थोड़ा भरोसा होने लगता है और वो उसे और पैसे दे देता है। इन पैसों से ब्रिज एक नया गोदाम खोलता है और कपास टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। इसी के पीछे वो अपना सट्टे का गेम भी सीक्रेट तरीके से चलाता रहता है। अब वो अपने सट्टे का पैटर्न बदल देता है और मटका सिस्टम स्टार्ट करता है। मतलब अब वो ताश के पत्तों को एक मटके के अंदर खोलेगा और जो भी नंबर आएगा उस पर लोगों को 9 गुना पेमेंट मिलेगा। धीरे धीरे वो शहर के हर कोने में अपनी छोटी छोटी सट्टे की दुकानें खोल देता है। कॉलेज के बाहर और मजदूर यूनियन के पास हर जगह लक्ष्मण और दगड़ू जैसे लोग इन दुकानों को संभालते हैं। अब उसका धंधा बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। इसी बीच ब्रिज को पता चलता है कि उसे बेटा हुआ है। वो हॉस्पिटल जाकर बरखा से मिलता है और दोनों इस खबर से काफी खुश होते हैं। कहानी में अब एंट्री होती है डिसूजा नाम के एक जर्नलिस्ट की। उसे हॉर्स रेस बेटिंग के खिलाफ एक तगड़ा आर्टिकल मिल जाता है, लेकिन उसका सीनियर उसे पब्लिश करने से मना कर देता है, क्योंकि वो खुद भी उसी सट्टे में पैसे लगाता था। डिसूजा इस बात से काफी हर्ट होता है। हमें पता चलता है कि डिसूजा के भाई की सट्टे की लत की वजह से मौत हो चुकी थी और इसीलिए वो लोगों को इस दलदल से बचाना चाहता था। तभी एक आदमी आकर डिसूजा को बताता है कि आजकल हॉर्स रेस से भी ज्यादा मटका सट्टा तेजी से फैल रहा है, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग में। उधर ब्रिज के सट्टे में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जो लोअर क्लास के लोग थे वो अब सट्टे में पैसा लगाने से डरने लगे थे। मजदूरों को लगता था कि अगर उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया और हार गए तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस डर से लोग गेम में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। ब्रिज को समझ आ जाता है कि उसे सिस्टम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए वो एक नया और स्मार्ट आइडिया लेकर आता है। वो सिस्टम बनाता है कि अगर कोई 10 रुपए लगाता है तो वो उसे अलग अलग नंबरों में बांट सकता है। मतलब 10 रुपए को 10 अलग अलग चांस में लगा दिया जाए तो कम से कम एक नंबर तो निकल ही आएगा। ऐसे में अगर कोई हारता भी है तो उसे सिर्फ 1 रुपए का लॉस होगा और 9 रुपए बच जाएंगे। इस सिस्टम में ब्रिज का फायदा ये था कि जो लोगों का 1 रुपए का लॉस होगा वही उसका प्रॉफिट बन जाएगा। ये नया तरीका लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लोग सोचने लगे कि 10 रुपए में 10 चांस मिल रहे हैं तो नुकसान बहुत कम है और जीतने का मौका ज्यादा है। इस वजह से कोई भी पीछे नहीं हटता और जो भी इंसान थोड़ा बहुत कमा रहा था वो भी इसमें हिस्सा लेने लगता है। सबको लगता है कि यह एक सेफ और स्मार्ट गेम है। ब्रिज का गेम इतना ज्यादा हिट हो जाता है कि उधर लाल जी यह सब देखकर पूरी तरह शोक रह जाता है। एक दिन गुलरुख वहां से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर ब्रिज पर पड़ जाती है जो अपने गोदाम में काम कर रहा था। वो अचानक अंदर जाती है और ब्रिज उसे देखकर थोड़ा शोक रह जाता है, क्योंकि उसने दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। गुलरुख बताती है कि उस दिन रेस के बाद उसने ब्रिज को काफी ढूंढा था, क्योंकि उसके कहने पर उसने एक नंबर के घोड़े पर बेट लगाई थी और सच में वही घोड़ा जीता था। यहाँ से दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो जाती है। गुलरुख पूछती है कि वो यहाँ क्या करता है। इस पर ब्रिज उसे अपने मटका सट्टे के पूरे सिस्टम के बारे में बताता है। गुलरुख को यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसे ट्राई करने का डिसाइड करती है। वो गेम को समझने के लिए 500 रुपए की बेट लगाती है। खेलने के बाद उसे बहुत मजा आता है और वो ब्रिज के दिमाग की तारीफ करती है। दूसरी तरफ डिसूजा अपने लेवल पर मटका सट्टे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और पता लगाते लगाते सीधा ब्रिज के अड्डे तक पहुंच जाता है। वो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अपने सीनियर के पास फिर से एक नया आर्टिकल लेकर जाता है जो इस बार खास तौर पर मटका सट्टे पर था, लेकिन उसका सीनियर एक बार फिर उसे पब्लिश करने से मना कर देता है। इस रिजेक्शन से डिसूजा बहुत हर्ट होता है, क्योंकि सच सामने लाने की उसकी कोशिश हर बार रोक दी जाती थी। लेकिन इस बार डिसूजा हार नहीं मानता। वो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलता है जिसका खुद का एक छोटा सा न्यूज़पेपर था। उसकी दोस्त उस आर्टिकल को छाप देती है जिससे ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग मटका सट्टे के बारे में बात करने लगते हैं। इधर ब्रिज फिर से गुलरुख से मिलने उसके घर जाता है। दोनों के बीच सट्टे के बिजनेस को लेकर डिस्कशन होता है। गुलरुख सजेस्ट करती है कि अभी उसका गेम सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास तक ही सीमित है, इसलिए ग्रोथ भी कम है। वो उसे आइडिया देती है कि इसे बड़े लेवल पर और अमीर लोगों के बीच ले जाना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा पैसा और पावर दोनों मिल सकते हैं। ब्रिज सोच में पड़ जाता है और उसे गुलरुख का आइडिया काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ लालजी सेठ का आदमी
साभा फिर से ब्रिज के पास आता है। इस बार वो सिंगल और डबल पाने दोनों पर पूरे 44,000 रुपए की बहुत बड़ी बेट लगाता है। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि अगर ब्रिज हार जाता तो उस पर करीब 1 लाख रुपए का रिस्क बन जाता। फिर भी ब्रिज बिना डरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो तुरंत अपने कई जानने वालों को कॉल करता है और पार्टनरशिप का ऑफर देता है, जिसमें लॉस और प्रॉफिट आधा आधा बांटने की बात थी। रिस्क देखकर कई लोग मना कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जीनू मास्टर इसके लिए रेडी हो जाता है। इस पार्टनरशिप के साथ ही ब्रिज का बिजनेस और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ब्रिज की इस तेजी से बढ़ती सक्सेस को देखकर अब कई लोग उससे जलने लगे थे। एक रात जब वो गोदाम से बाहर निकलता है, तभी कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहां दगड़ू आ जाता है और एक जोरदार फाइट में उन सभी गुंडों को मार भगाता है। इसके बाद दगड़ू ब्रिज से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और किसी को भी उसके करीब नहीं आने देगा। जब ब्रिज घर आता है तो बरखा उससे ऑलरेडी नाराज बैठी थी, क्योंकि ब्रिज उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन ब्रिज उसे मना लेता है और मैटर वहीं सेटल हो जाता है। दूसरी तरफ गुलरुख अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। वहां उसने अपने सारे अमीर दोस्तों को बुलाया था, क्योंकि आज इस पार्टी में वो ब्रिज का मटका सट्टा खेलने वाली थी। वो ब्रिज को भी इनविटेशन देती है, लेकिन जब ब्रिज वहां पहुंचता है तो चारों तरफ लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। इतने अमीर लोगों के बीच वो पहली बार आया था, इसलिए वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। गुलरुख ब्रिज को बहुत ढूंढती है, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी गुलरुख को मटका सट्टा स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ सभी लोग अपने अपने नंबर पर पैसा लगाते हैं। अब ये गेम सिर्फ लोअर मिडिल क्लास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ अमीर और बड़े बड़े लोग भी बहुत बड़े अमाउंट में पैसे लगा रहे थे और उन सबको गेम में काफी मजा आ रहा था। अगले दिन गुलरुख ब्रिज के पास जाती है और पूछती है कि वो पार्टी छोड़कर क्यों चला गया। ब्रिज बताता है कि वो वहां बहुत अनकंफर्टेबल था। तभी गुलरुख उसके सामने ढेर सारे पैसे रखती है और बताती है कि उसके जाने के बाद भी उसने सट्टा कंटिन्यू रखा था। ये देखकर ब्रिज खुश हो जाता है। वो गुलरुख से कहता है कि वो अमीर लोगों के बीच ये गेम नहीं खेल पाएगा, इसलिए क्यों ना गुलरुख उसके साथ पार्टनरशिप में ये गेम खेले। गुलरुख तुरंत मान जाती है और यही से एक नया गेम स्टार्ट होता है। ब्रिज अपने इस खेल का नाम संगम बाजार रख देता है। वो अपने गेम को बहुत बड़ा कर लेता है और पूरे भारत के हर शहर में छोटी छोटी सट्टे की दुकानें खुलवा देता है। इन सब की कमांड एक ही जगह से होती थी और पूरे सिस्टम को टेलीफोन पर चलाया जाता था। नंबर सिर्फ एक जगह से खुलता था और फिर कॉल के जरिए हर सिटी और डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया जाता था। अब पूरा देश मटका सट्टा खेलने लगा था, लेकिन असली नंबर सिर्फ ब्रिज ही अपने घर से खोलता था और वही पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा था। मतलब बिल्कुल साफ था कि अब ब्रिज का सट्टा सिर्फ लोकल नहीं रहा, बल्कि नेशनल लेवल का गेम बन चुका था। पूरे देश में उसी का नेटवर्क चल रहा था और दूसरी तरफ डिसूजा अभी भी मटका सट्टे के पीछे पड़ा था। वो लगातार इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था ताकि इस पूरे खेल की सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके। यहाँ से सीन कट होकर ब्रिज के छोटे भाई लक्ष्मण पर जाता है, जिसने एक कॉलेज के सामने अपनी सट्टे की दुकान लगा रखी थी। वहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें एक लड़की वसुधा भी थी। उसे देखकर लक्ष्मण काफी इंप्रेस हो जाता है और तुरंत उसे चाय के लिए पूछ लेता है। इसके बाद सीन सीधा सीएम बापट पर जाता है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वो सट्टे और हॉर्स रेसिंग पर लगने वाले दांव के खिलाफ बोल रहा था कि इसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के बीच डिसूजा भी बैठा था। डिसूजा सबके सामने सीएम बापट से बोलता है कि आजकल मटका किंग बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और उसके पास इतना पैसा है जितना शायद सरकार के पास भी ना हो। ये बात सुनकर सीएम बापट गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी सीन वापस ब्रिज पर आता है, जिससे मिलने जीनू मास्टर आता है। जीनू कहता है कि वो भी एक दुकान खोलना चाहता है और उसे पूरी ईमानदारी से चलाएगा, लेकिन ब्रिज अपने गेम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था। वो अपनी एक भी दुकान बेईमानी से नहीं चलाना चाहता था। उसका रूल था कि सट्टा भले ही गलत हो, लेकिन वो इसे पूरी ईमानदारी के साथ ही खेलेगा। लास्ट में सीन बरखा पर जाता है, जिसकी पड़ोसन उसे ताना मारते हुए कहती है कि वो लोग तो बहुत ईमानदार हैं, तुम्हारी तरह बेईमान नहीं। ये बात बरखा को अंदर तक लग जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब ब्रिज घर पहुंचता है तो बरखा गुस्से में उसे सब बता देती है कि अब लोग उन्हें बेईमान समझने लगे हैं। ब्रिज उसे शांत करता है, उसे एक अच्छी सी साड़ी पहनाता है और अपने साथ लेकर जाता है। वो एक शानदार गाड़ी खरीदता है और एक बड़ा घर भी लेता है। वो बरखा को समझाता है कि लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना गेम पूरी ईमानदारी से खेलता है। इसके बाद वो उसे हॉर्स रेसिंग दिखाने ले जाता है, जहां वो सट्टा लगाकर जीत जाता है। ये देखकर बरखा बहुत खुश होती है। ब्रिज उसे कहता है कि अपने चारों तरफ देखो, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब रईस हैं और सट्टा खेलना इनका सिर्फ एक शौक है, इसलिए तुम्हें दुनिया की बातों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद वो पूरी शानो शौकत के साथ अपनी चाल में लग्जरी गाड़ी से एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीएम बापट पर, जिससे मिलने एक आदमी आता है। दरअसल बापट ने उस आदमी को ब्रिज के पीछे खबर निकालने के लिए लगाया था। वो बापट को बताता है कि यह पूरा गेम अनमोल टेक्सटाइल मिल के अंदर चोरी छुपे चल रहा है और ब्रिज वहीं से सब ऑपरेट करता है। बापट कहता है कि हमें इस मटके के जुए को बंद कराना होगा।
असल में बापट खुद जुआ बंद नहीं करना चाहता था, बल्कि वो खुद का एक जुआ स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि उसे भी बहुत पैसे की जरूरत थी। इसके बाद हमारा सीन लक्ष्मण पर आता है, जहां उससे मिलने लालजी सेठ आते हैं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि बरखा असल में लालजी सेठ की बेटी थी। लालजी लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर वो उनकी बेटी को पसंद करता है तो उसे एक डील करनी होगी। वो लक्ष्मण को ताना मारते हैं कि तुम तो बस अपने भाई के नौकर बनकर रह गए हो और मैं अपनी बेटी को एक नौकर के साथ उठने बैठने नहीं दे सकता। वो उसे उकसाते हैं कि अगर वो सट्टे के नंबर में थोड़ी हेर फेर कर दे तो वो इस खेल को और भी बड़ा बना सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो बस ईमानदारी का दिखावा कर रहा है। ये बात लक्ष्मण के दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे धीरे बेईमानी की तरफ झुकने लगता है। अब जब भी सट्टे का नंबर निकलता, ब्रिज एक नंबर बताता, लेकिन लक्ष्मण उसे बदलकर दूसरा नंबर अनाउंस कर देता। इस तरह वो असली नंबर छुपाकर नकली नंबर चलाने लगा और लोगों का पैसा खाने लगा। लेकिन एक दिन ये खेल पकड़ा जाता है। ब्रिज जब हिसाब चेक करता है तो पैसों का कैलकुलेशन मैच नहीं करता और उसे शक होता है। जांच करते करते सच्चाई सामने आ जाती है और लक्ष्मण की पूरी पोल खुल जाती है। ब्रिज अपने छोटे भाई को डांटता है, लेकिन उसे लगता है कि लक्ष्मण आगे से ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो बात को वहीं खत्म कर देता है। सीन कट होकर बरखा पर आता है, जो ब्रिज से कहती है कि उसे कॉमर्स और इंग्लिश से अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और ब्रिज भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। ये पूरी रेड बापट के कहने पर हुई थी। पुलिस वाले पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां से न कोई पैसा मिलता है और न ही कोई सबूत, इसलिए वो खाली हाथ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ बरखा अब लक्ष्मण को ब्रिज के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि जब नंबर तुम ही कंट्रोल करते हो तो अपने ही आदमी को क्यों नहीं जिता देते। लक्ष्मण कहता है कि ब्रिज गेम ईमानदारी से खेलता है, लेकिन बरखा उसे ताना मारती है कि तुम हमेशा अपने भाई की परछाई ही बने रहोगे। ये बातें लक्ष्मण के दिल दिमाग में बैठने लगती हैं और उसके अंदर लालच और बगावत बढ़ने लगती है। लक्ष्मण अब अपने लिए अलग कमरा ले चुका था और धीरे धीरे अपने भाई से दूर रहने लगा था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था। फिर हम देखते हैं बरखा कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और अपनी बीकॉम की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रही थी और अपनी डिग्री पूरी करने पर फोकस कर रही थी। उधर ब्रिज, दगड़ू और लक्ष्मण को भी गवर्नमेंट लॉटरी के बारे में पता चल जाता है। गवर्नमेंट नए नए टिकट निकाल रही थी और लोग खुलेआम उनमें पैसा लगा रहे थे। ये देखकर ब्रिज को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इससे उसका मटका वाला धंधा कमजोर पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे गुलरुख और ब्रिज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बन रहा था, लेकिन ब्रिज अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी वो भूलना नहीं चाहता था। अब बापट ब्रिज को मिलने बुलाता है और सीधा मटका सट्टा बंद करने को कहता है, लेकिन ब्रिज यहाँ झुकने वाला नहीं था। वो खुद को गरीब बताकर बात घुमा देता है और इनडायरेक्टली धमकी देकर वहां से निकल जाता है। ये बात बापट को चुभ जाती है। वो एक चाल चलता है और पुराने टेलीफोन कनेक्शन में ही दिक्कत करवा देता है, जिससे लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रिज जो पूरे इंडिया में नंबर फोन से भेजता था, वो लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाता और इस वजह से उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। उसे भारी नुकसान होने का खतरा मंडराने लगता है। ब्रिज लालजी सेठ से मिलने एक 5 स्टार होटल में जाता है, जहां वो लालजी के साथ डील करना चाहता था, लेकिन उनकी बात नहीं बनती, क्योंकि लालजी बेईमानी चाहते थे, जबकि ब्रिज अपने रूल्स पर अड़ा रहता है। इसी बीच लक्ष्मण बार बार लालजी सेठ का साथ देता है, जिससे ब्रिज को उस पर डाउट होने लगता है और लालजी वहां से चले जाते हैं। ब्रिज होटल के टेलीफोन से गुलरुख को कॉल करता है और नोटिस करता है कि यहाँ की आवाज बहुत क्लियर है। वो रिसेप्शन से पूछता है तो पता चलता है कि इन बड़े होटलों की अपनी प्राइवेट टेलीफोन लाइन होती है, जो सरकारी लाइनों से अलग और ज्यादा क्लियर होती है। यही से ब्रिज के दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक करता है। ब्रिज दगड़ू से कहता है कि 5 स्टार होटल का अपना टेलीफोन एक्सचेंज होता है, किसी भी तरह वहां तक पहुंचने का जुगाड़ करो। दगड़ू होटल पहुंचता है और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो उसी होटल के टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती थी। दगड़ू जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसकी बहन के पैर में प्रॉब्लम थी। दगड़ू उसे पैसों का ऑफर देता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे काम करना होगा, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है। दूसरी तरफ ब्रिज से मिलने उसके बचपन का दोस्त अंटू आता है। यहाँ पता चलता है कि अंटू नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहता है। ब्रिज के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि वो बापट के खिलाफ अपना खुद का एक आदमी खड़ा करना चाहता है, इसलिए वो अंटू से कहता है कि तू चुनाव लड़, पैसे मैं दूंगा। अंटू इसके लिए मान जाता है। ब्रिज के दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि सरकार ने जो लॉटरी स्टार्ट की है उसमें बहुत काला पैसा है, तो क्यों ना इस लॉटरी के जरिए अपना काला पैसा व्हाइट बना लिया जाए। वो अपने लोगों से कहता है कि पता करो, जिन जिन की गवर्नमेंट लॉटरी लगी है उन्हें सीधे मेरे पास लेकर आओ। उसके आदमी उन लोगों के पास जाते हैं और समझाते हैं कि सरकार लॉटरी के पैसे में से करीब 40% टैक्स काट लेती है, लेकिन हम तुम्हें बिना टैक्स काटे पूरा पैसा देंगे। इसके बदले में तुम्हें अपनी लॉटरी टिकट हमें देनी होगी। लोग इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि उनका तो फायदा ही था। ब्रिज की गैंग लोगों से लॉटरी टिकट खरीद लेती थी और बदले में उन्हें कैश देती थी। फिर वही टिकट लेकर सरकार से पूरा जीत का पैसा क्लेम कर लेते थे और इस तरह उनका काला पैसा सिस्टम के जरिए
लिए धीरे धीरे सफेद हो जाता था। लास्ट में हम देखते हैं कि ब्रिज का पूरा सपोर्ट मिलने की वजह से अंटू नगर सेवक का चुनाव जीत जाता है। ब्रिज पहले से ही समझ जाता है कि बापट का आदमी चुनाव हार चुका है, तो अब वो पलटवार जरूर करेगा। ब्रिज पहले से ही अपने सारे पैसे और सिस्टम को छुपा देता है ताकि जांच में पुलिस के हाथ कुछ न लगे। दूसरी तरफ गुलरुख और ब्रिज का रिलेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिज का छोटा भाई लक्ष्मण सट्टे में गड़बड़ी करने लगता है। वो एक आदमी की जीती हुई टिकट का पैसा उसे नहीं देता, जिसके बाद वो आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और लक्ष्मण को पुलिस पकड़ ले जाती है। जब ब्रिज को यह बात पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर उसे सख्ती से डांटता है और उसे छुड़ाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा यह जेल में ही रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लालजी भाई चुपचाप जाकर लक्ष्मण को वहां से छुड़ा लाता है। इसके बाद लक्ष्मण पूरी तरह से लालजी भाई के साथ रहने लगता है। हम देखते हैं कि ब्रिज का आदमी दगड़ू उस टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की के पास जाता है और उसे नंबरों की लिस्ट दे देता है। वो कहता है कि शाम को तय समय पर इन सभी नंबरों को टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़कर लॉटरी का रिजल्ट बताना है। लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है और इस तरह ब्रिज का पूरा सिस्टम फिर से बिना किसी दिक्कत के स्मूथली चलने लगता है। अब ब्रिज का पूरा लुक बदल जाता है। वो कुर्ता और धोती पहनना स्टार्ट कर देता है। उसका मटका बिजनेस पूरे देश में फैल चुका था और हर जगह लोग उसी के सट्टे पर पैसा लगा रहे थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इधर सीएम बापट के कहने पर पुलिस ऑफिसर फिर से ब्रिज के घर पर रेड डालता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ गुलरुख अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर लेती है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। डिसूजा मटका सट्टे के खिलाफ एक आर्टिकल लिखता है, लेकिन उसका सीनियर बापट के प्रेशर में आकर सिर्फ गवर्नमेंट लॉटरी को ही प्रमोट करता है और मटका को गलत बताता है, जिससे डिसूजा को काफी बुरा लगता है। ब्रिज और गुलरुख के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था और अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी और ब्रिज अपना ज्यादातर टाइम गुलरुख के साथ ही बिताता था। दूसरी तरफ दगड़ू और टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की वसुधा के बीच भी प्यार स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन बरखा को ब्रिज के कुर्ते से किसी औरत के परफ्यूम की स्मेल आती है। वो समझ जाती है कि उसके पति का गुलरुख के साथ अफेयर चल रहा है। गुलरुख उसके बिजनेस में पार्टनर थी और ये बात सबको पता थी। चारों तरफ उन दोनों की चर्चाएं भी चल रही थीं। ब्रिज अपने घर में एक मेड रख लेता है ताकि उसकी पत्नी की कुछ हेल्प हो जाए और वो ज्यादातर उसके बेटे अनमोल का ख्याल भी रखती थी। एक दिन वो मेड रुक्मिणी अनमोल को लेकर स्कूल से आ रही थी, तभी काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बताओ आज तुम्हारे पापा कौन सा नंबर खोलने वाले हैं। जब ये बात ब्रिज को पता चलती है तो वो अपने बेटे की सेफ्टी के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। बरखा और ब्रिज के बीच दरार बढ़ने लगती है। बरखा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ चल रहा है, वो तुम्हारे लिए ऐसा क्या करती है। इस पर ब्रिज कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। सीन शिफ्ट होता है जहां बापट लालजी भाई के साथ हाथ मिला लेता है। बापट कहता है कि हमने ब्रिज के घर में कई बार रेड डाली है, लेकिन हमें वहां से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद बापट फिर से पुलिस कमिश्नर पर प्रेशर डालता है कि ब्रिज को तुरंत अरेस्ट किया जाए। कमिश्नर इंस्पेक्टर तुम्बड़े को कॉल करता है और सीधा ऑर्डर देता है कि ब्रिज को पकड़ कर लाओ। इंस्पेक्टर तुम्बड़े ब्रिज के घर जाता है और उसे अरेस्ट करके ले आता है। तुम्बड़े कहता है कि मैं जानता हूँ कि मटका तुम ही चलाते हो। तभी वहाँ ब्रिज का वकील आता है और तुम्बड़े से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यही मटका चलाता है। इस पर तुम्बड़े जवाब देता है कि अभी 9 बजने वाले हैं और 9 बजे नंबर खुलेगा जो सिर्फ ब्रिज ही खोलता है। वो अब भी मेरे सामने बैठा है। अगर आज नंबर नहीं खुला तो मैं समझ लूंगा कि ब्रिज मटका नहीं चलाता। अब ब्रिज, वकील और तुम्बड़े के बीच शर्त लग जाती है। ब्रिज तुम्बड़े के सामने बैठा था और उसे किसी भी हाल में 9 बजे नंबर खोलना था, तो आखिर वो करे तो क्या करे। यहाँ ब्रिज एक स्मार्ट चाल चलता है। वो एक कांस्टेबल से पीने के लिए पानी मंगाता है। जब वकील और ब्रिज पानी पी रहे होते हैं तभी आंखों ही आंखों में वो अपने वकील को नंबर बता देता है। वकील बाहर जाकर वही नंबर सबको बता देता है और वो नंबर चारों तरफ खुल जाता है। बाद में पता चलता है कि जो कांस्टेबल पानी लेकर आया था उसकी बेल्ट पर 325 नंबर लिखा था और वही आज ब्रिज का ओपन नंबर था। उसी कांस्टेबल की बेल्ट की तरफ इशारा करके ब्रिज ने वकील को यह नंबर बता दिया था। इस स्मार्ट चाल से ब्रिज एक बार फिर बच जाता है और इंस्पेक्टर तुम्बड़े को उसे छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद सीन मकसूद पर जाता है जो एक फिल्म एक्टर था। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां गुलरुख भी आती है। उसी पार्टी में ब्रिज भी पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात मकसूद से होती है। मकसूद उसे एक फिल्म बनाने का प्लान बताता है और कहता है कि अगर वो पैसा लगाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और मूवी सुपरहिट होगी। ब्रिज को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसकी मूवी में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि
गुलरुख इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन ब्रिज यहाँ अपनी मर्जी करता है। दूसरी तरफ हम दगड़ू को देखते हैं जो ब्रिज से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात करता है, लेकिन ब्रिज अपने काम में इतना बिजी था कि वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और बस इतना कह देता है कि देखते हैं। ये बात दगड़ू को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो शुरू से ब्रिज के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि पैसों के आगे ब्रिज उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। सीन शिफ्ट होता है सीएम बापट पर, जो चुप बैठने वाला नहीं था। वो पुलिस पर एक बार फिर प्रेशर डालता है कि ब्रिज के ऊपर रेड डाली जाए ताकि शायद इस बार कोई पक्का सबूत हाथ लग जाए। इसी प्रेशर में आकर इंस्पेक्टर तुम्बड़े रेड करता है, लेकिन वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर था, इसलिए वो सिर्फ ब्रिज के अड्डे पर नहीं बल्कि लालजी सेठ और बाकी सभी सट्टा नेटवर्क पर एक साथ रेड डाल देता है। इस रेड में लालजी का सिस्टम भी फंस जाता है और पुलिस उनका काफी सारा पैसा जब्त कर लेती है। ब्रिज के यहाँ से पुलिस को इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगता। लालजी सेठ इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। वो सीधे बापट को कॉल करके कंप्लेंट करता है कि इंस्पेक्टर तुम्बड़े ने उनके आदमियों और सिस्टम पर रेड डाल दी है। बापट गुस्से में आकर तुम्बड़े को सस्पेंड करवा देता है। ब्रिज मकसूद की फिल्म में काफी बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देता है और कहता है कि अगर आगे भी पैसों की जरूरत पड़े तो बेझिझक बता देना। उधर बरखा और उसके कॉमर्स प्रोफेसर के बीच धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। बरखा घर में बहुत अकेलापन फील कर रही थी। उसे ब्रिज और गुलरुख के अफेयर के बारे में पहले ही पता चल चुका था, जिससे वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी वजह से वो अपने प्रोफेसर से थोड़ी बात करके अपना दिल हल्का कर लेती थी। भी एक आदमी ब्रिज के पास आकर बताता है कि उसका भाई लक्ष्मण अब लालजी सेठ के साथ मिलकर धंधा कर रहा है और लालजी की बेटी के साथ उसकी शादी भी होने वाली है। ये सुनकर ब्रिज को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके भाई ने उसे इतना कुछ हो जाने के बाद भी नहीं बताया। ब्रिज सीधा लालजी और लक्ष्मण के पास पहुंचता है और कहता है कि तू शादी कर रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अब तेरा भाई तेरी शादी पूरी धूमधाम से करेगा। इसके बाद ब्रिज खुद अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग जाता है। दूसरी तरफ टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की वसुधा, जिसे दगड़ू पसंद करता था, वो बार बार उसे शादी की बात कर रही थी। तभी अचानक होटल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि उस टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की ने मटका नंबर पूरे शहरों में पास किए थे। तुरंत पुलिस बुला ली जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दगड़ू बहुत परेशान हो जाता है और वकील के साथ पुलिस स्टेशन भागता है, लेकिन लड़की को बेल नहीं मिल पाती क्योंकि उस पर काफी बड़ा केस बन गया था। दगड़ू ब्रिज को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बेल नहीं मिल पा रही है। इस पर ब्रिज का वकील कहता है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना वरना ब्रिज भी फंस सकता है। ब्रिज भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और बस इतना कहता है कि देखते हैं। इसके बाद वो अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग जाता है और इस मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाता। ये देखकर दगड़ू का दिल टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेल में है, लेकिन ब्रिज को अपने काम और पैसों के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। लक्ष्मण की शादी पूरी धूमधाम से चल रही थी। शादी के लिए पूरा स्टेडियम खास तौर पर बुक किया गया था क्योंकि ब्रिज के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक वहां सीबीआई की टीम रेड मारती है और लक्ष्मण को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। सीबीआई को इनपुट मिलता है कि लक्ष्मण भी मटके यानी जुए के धंधे में शामिल है। उनके पास पक्के सबूत थे और इसी वजह से शादी के बीच से ही लक्ष्मण को अरेस्ट करके ले जाया जाता है। इसके बाद लक्ष्मण की जज के सामने पेशी होती है। काफी बहस और केस की सुनवाई के बाद आखिरकार उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाहर आते ही लक्ष्मण अपने भाई ब्रिज से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार उसे ही मानता था। दूसरी तरफ दगड़ू अपनी गर्लफ्रेंड वसुधा को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि उसे अभी तक बेल नहीं मिल पाई थी। वो जेल में लगातार रोती रहती थी क्योंकि उसकी बीमार माँ को पैसों की बहुत जरूरत थी। दगड़ू उससे मिलने जेल जाता है, लेकिन पुलिस अभी उसे बेल देने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। ब्रिज अपने भाई लक्ष्मण को मनाने के लिए लालजी सेठ के घर पहुंचता है। वहां लक्ष्मण और उसकी वाइफ दोनों मौजूद थे। इसी बीच बातों ही बातों में बरखा लक्ष्मण की वाइफ से हल्के ताने में कहती है कि अच्छा है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, वरना तुम भी मेरी तरह इन्हीं 4 दीवारों में कैद होकर रह जाती। इसके बाद लालजी और लक्ष्मण ब्रिज को एक ऑफर देते हैं। वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनके साथ डील करना चाहता है, इसलिए ब्रिज को एक बार उससे मिलना चाहिए। ब्रिज इसके लिए मान जाता है। अब कहानी सीधे 1973 के फ्लैशबैक में जाती है, जहां ब्रिज, लक्ष्मण और लालजी सेठ उस बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि असल में एक हाई लेवल क्रिमिनल है। वो क्रिकेट से लेकर बड़े बड़े गेम्स में सट्टा चलाता था और पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। ब्रिज का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज था। बात करते करते वो इंसान की असलियत समझ जाता है और उसके साथ काम करने से साफ मना कर देता है। ये बात लालजी और लक्ष्मण को बहुत बुरी लगती है। ब्रिज अपने भाई लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक क्रिमिनल है और अगर तुम उसके साथ धंधे में घुस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बेईमान नहीं हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन लक्ष्मण उसकी एक नहीं सुनता। वो क्रिमिनल बिजनेसमैन जाकर सीएम बापट को बता देता है कि ब्रिज ने डील करने से मना कर दिया है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पूरा सट्टा नेटवर्क कहीं ना कहीं बापट से ही जुड़ा हुआ था। बापट ब्रिज को दिल्ली मिलने बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं तो बापट ताना मारता है कि सब लोग मेरी बात मानते हैं लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे इग्नोर करते हो। ब्रिज उसे
उसे सीधा जवाब देता है कि अगर उसके मटके को गवर्नमेंट लीगल कर दे तो वो सरकार को इतना पैसा देगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बापट इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो चाहता था कि ब्रिज उसके और उस क्रिमिनल के सिस्टम के साथ मिलकर काम करे। दूसरी तरफ बरखा अपने कॉमर्स प्रोफेसर दोस्त को घर खाने पर बुलाती है, तभी अचानक ब्रिज वहां आ जाता है। ये सब देखकर उसे बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। प्रोफेसर के जाने के बाद बरखा ब्रिज से कहती है कि वो इस घर में अकेलापन और घुटन महसूस करती है, इसलिए बस उस दोस्त से बात करके उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर तुंबड़े पर, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो पूरी तरह शराब और निराशा में डूब चुका था। ईमानदारी से उसका भरोसा उठ गया था और वो खुद मटके में पैसा लगाने लगा था। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। तुंबड़े अपनी हालत डिसूजा के साथ शेयर करता है। डिसूजा उसे समझाता है कि खुद को संभाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुंबड़े इतना हार चुका था कि वो अपने घर जाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। जब ये बात डिसूजा को पता चलती है तो उसे बहुत गहरा धक्का लगता है क्योंकि उसने अपना एक ईमानदार दोस्त खो दिया था। ब्रिज बरखा के लिए एक नया घर खरीद लेता है। वो उससे कहता है कि अगर उसे उसके साथ घुटन महसूस होती है तो वो आराम से अलग रहकर अपनी जिंदगी जी सकती है। तभी ब्रिज का एक आदमी आकर उसे बताता है कि उनके मटके के पैसों में भारी कमी आ रही है। मतलब साफ था कि कोई ना कोई उनके पैसों की चोरी कर रहा है। इसी बीच ब्रिज अपने घर की मेड रुक्मिणी के लिए रुई के गद्दों की एक दुकान खुलवा देता है। बाहर से ये एक सिंपल सा काम लगता था लेकिन असल में यह सिर्फ एक दिखावा था। ब्रिज अपने सारे पैसे इन्हीं गद्दों के अंदर रुई के साथ छुपवा देता था ताकि पुलिस को शक ना हो और कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। अब ब्रिज नोटिस करता है कि दगड़ू काफी टाइम से गायब है और उसके सामने नहीं आ रहा। तभी सीन दगड़ू पर जाता है जहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में मटके का पैसा चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दगड़ू ही था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण की शादी वाले दिन उसी ने सीबीआई को कॉल करके उसे अरेस्ट करवाया था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसे लगता था कि ब्रिज उसकी कोई वैल्यू नहीं करता और उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जेल में सजा काट रही थी। तभी लक्ष्मण दगड़ू के पास आता है और उसे अपने साथ मिलने का ऑफर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो ब्रिज से नाराज है। दगड़ू भी तुरंत यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ब्रिज अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसकी वाइफ बरखा उससे अलग रहने लगी थी, बेटा अनमोल हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था और गुलरुख के साथ भी उसका रिश्ता खराब हो गया था क्योंकि वो हर बात में अपनी मनमानी करने लगी थी। भाई लक्ष्मण लालजी के साथ चला गया था और दगड़ू भी दूर हो गया था। इस तरह ब्रिज की जिंदगी में अब कोई अपना नहीं बचा था और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब कहानी जाती है सन 1975 के दौर में जहां देश का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे थे और पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे। मजदूर यूनियन, रेलवे यूनियन और अलग अलग काम करने वाले ग्रुप एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। जगह जगह हड़ताल हो रही थी और पूरा सिस्टम एक तरह से ठहर गया था। इसी बिगड़ते माहौल को देखकर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करने के बारे में सोचती हैं। तभी गुलरुख ब्रिज को अपने साथ लेकर बॉम्बे के बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल के मालिक पेस्तोंजी से मिलने जाती है। पेस्तोंजी बताते हैं कि मिल का काम अब कम हो गया है, इसलिए वो इसे बंद करके वहां होटल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर इसके खिलाफ हड़ताल पर उतर आए हैं। पेस्तोंजी ब्रिज से कहते हैं कि मजदूर तुम्हें बहुत मानते हैं, अगर तुम जाकर उन्हें समझा दो तो यह धरना खत्म हो सकता है। इसके बदले में वो ब्रिज को अपने होटल्स के प्रोजेक्ट में 30 या 40% का पार्टनर बना लेंगे। ब्रिज के मटके वाले पार्टनर भी उसे यही सलाह देते हैं कि हड़ताल की वजह से मटके का धंधा धीमा पड़ गया है, अगर धरना खत्म हो जाए तो काम फिर से फुल स्पीड में स्टार्ट हो सकता है। ब्रिज चुपचाप सबकी बातें सुनता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। बाद में वो गुलरुख के पास जाता है और साफ कह देता है कि वो धरना खत्म करने के लिए मजदूरों को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिलें बंद करके होटल बनाना सबके लिए सही रोजगार का सोल्यूशन नहीं है। ये सुनकर गुलरुख नाराज हो जाती है। उसका कहना था कि ब्रिज हमेशा अपनी ही मर्जी चलाता आया है। इसी बात पर दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ जाती है कि गुलरुख हमेशा के लिए उससे ब्रेकअप कर लेती है। सीन दगड़ू पर जाता है जो दोबारा मटके के पैसे चोरी कर रहा था, लेकिन इस बार ब्रिज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ब्रिज उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, ये बिजनेस हमने साथ मिलकर ही तो स्टार्ट किया था। इस पर दगड़ू बुरी तरह भड़क जाता है। वो कहता है कि ब्रिज तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने हमेशा अपने रिश्तों से ज्यादा अपने धंधे को वैल्यू दी है और आज अपनी तरफ देखो, तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो। दगड़ू उसे ताना मारते हुए कहता है कि तू बंदर की पूंछ लेकर लंका जलाने गया था, लेकिन तुझे यह समझ नहीं आया कि तू कब लंका जलाते खुद ही रावण बन गया। ये सुनकर ब्रिज उसे छोड़ देता है और पूरी रात गहरी सोच में डूबा रहता है। अगले दिन वो सीधा उसी जगह पहुंचता है जहां मजदूर हड़ताल पर बैठे थे। सबको लगता है कि ब्रिज आएगा और उन्हें हड़ताल खत्म करने को कहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रिज मजदूरों के सामने जाकर साफ कहता है कि वो उनके साथ खड़ा है और उन्हें अपने हक की यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए।
वो पूरी एनर्जी के साथ बोलता है कि चाहे मटका चले या बंद हो जाए, लेकिन मजदूरों को अपनी लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। ये बात सुनते ही वहां जोरदार तालियां बजने लगती हैं और चारों तरफ नारे लगने लगते हैं कि हमारा नेता ब्रिज जैसा हो। ब्रिज को इतना बड़ा सपोर्ट मिलता देख सरकार और बापट दोनों टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें डर था कि ब्रिज कहीं उनकी पॉलिटिकल पावर ही न छीन ले। बापट सीधा प्रेस मालिक को कॉल करके ब्रिज को रोकने के लिए कहता है। इस पर प्रेस मालिक डिसूजा से ब्रिज के खिलाफ आर्टिकल लिखने को कहता है। डिसूजा बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखता है, लेकिन अगले दिन प्रेस मालिक उस आर्टिकल से सारे बड़े नाम हटाकर पूरा दोष सिर्फ ब्रिज पर डाल देता है। ये देखकर डिसूजा को बहुत गहरा धक्का लगता है, क्योंकि उसकी लिखी पूरी सच्चाई बदल दी गई थी। अब डिसूजा भी समझ जाता है कि यह लोग जानबूझकर सिर्फ ब्रिज को फंसा रहे हैं। डिसूजा अनजान नंबर से ब्रिज को कॉल करके बताता है कि देश में जल्द ही इमरजेंसी लागू होने वाली है। इसके बाद पूरा सिस्टम पुलिस के कंट्रोल में होगा और प्रोटेस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बापट और ऊपर बैठे लोगों की नजर में ब्रिज सबसे बड़ा टारगेट था और उसका एनकाउंटर भी हो सकता था। डिसूजा उसे संभल कर रहने को कहता है और नाम बिना बताए कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ बापट और वो क्रिमिनल दरब अहमद अपने गुंडों को ब्रिज के पीछे लगा देते हैं ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इधर मकसूद की फिल्म का प्रीमियर था जिसमें ब्रिज ने पैसा लगाया था। ब्रिज अपनी पत्नी बरखा को साथ लेकर प्रीमियर में पहुंचता है। वहां वॉशरूम में बरखा की मुलाकात गुलरुख से होती है। गुलरुख बरखा से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं ब्रिज से काफी दूर हो चुकी हूँ। वो बरखा को भी ब्रिज से दूरी बनाने की सलाह देती है और कहती है कि तुम उसके साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। ये बात बरखा के दिमाग में बैठ जाती है और वो भी ब्रिज को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। अब ब्रिज पूरी तरह अकेला था। प्रीमियर में मकसूद फिल्म की पूरी टीम का इंट्रोडक्शन देता है। वो डायरेक्टर से लेकर बाकी सभी मेकर्स को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन जिस ब्रिज ने इतना पैसा लगाया था उसे ही नहीं बुलाया जाता। ये बात ब्रिज को अंदर तक हर्ट करती है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अब ये बिल्कुल साफ था कि सबने सिर्फ अपना काम निकाला था और मुश्किल वक्त में कोई उसके साथ नहीं था। प्रीमियर से बाहर गाड़ी में जाते वक्त अचानक दरब अहमद के गुंडे ब्रिज पर खतरनाक हमला कर देते हैं। ब्रिज को काफी चोटें आती हैं, लेकिन वो जान बचाकर सीधा रुक्मिणी के गद्दों वाली दुकान पर पहुंच जाता है। वो पूरी रात वहीं बिताता है। जब ब्रिज सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है तो रुक्मिणी उसे रोक देती है, क्योंकि वहां कॉटन के गद्दे रखे थे और आग लगने का डर था। असल में इन्हीं गद्दों के अंदर ब्रिज का सारा पैसा भी छुपा हुआ था। ये सुनकर ब्रिज लाइटर वापस रख देता है। उधर गुंडे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्रिज का कुछ पता नहीं चलता। ब्रिज अब पूरी तरह हताश हो चुका था। वो घर लौटता है और सीधा पुलिस कमिश्नर को कॉल करके खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है। वो रुक्मिणी को भी घर बुला लेता है। जब पुलिस ब्रिज को अरेस्ट करके ले जा रही थी, तब वो जाते जाते रुक्मिणी के हाथ में एक लाइटर थमा देता है। वो हल्के इशारे में कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर लेना। मतलब साफ था कि अगर दुकान पर पुलिस या गुंडों का खतरा आए तो दुकान को आग लगाकर सब राख कर देना। जैसे ही पुलिस ब्रिज को जेल के अंदर ले जा रही थी, तभी अचानक दो कैदी पुलिस कस्टडी में ही उस पर हमला करके ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। ब्रिज को कई गोलियां लग जाती हैं और उसे खून से लथपथ हालत में एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बिल्कुल वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। उधर दरब अहमद के गुंडों को खबर मिल जाती है कि ब्रिज का पैसा गद्दों वाली दुकान में छुपा है और वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी उन्हें आता देख बिना देर किए लाइटर से दुकान में आग लगा देती है। कुछ ही देर में पूरी दुकान, गद्दे और सारा पैसा जलकर राख हो जाता है। आखिरी सीन में ब्रिज को हॉस्पिटल में उसी क्रिटिकल हालत में दिखाया जाता है। क्या वो जिंदा बचेगा या नहीं, ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी है और इसका लास्ट एपिसोड तो करीब 1.5 घंटे का है। बहुत मेहनत से मैंने यह वीडियो बनाया है। यहीं पर यह खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।